कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड। पांचवा पाठ मैथिली शरण गुप्त। संक्षिप्त परिचय। मैथिली शरण का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी जनपद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम सेठ रामचरण दास। मृत्यु हुई थी सन 1964 ईस्वी में। भाषा खड़ी बोली। आइए हम पढ़ते हैं आज पंचवटी। पंचवटी शीर्षक कविता का मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। पहला पद। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसी प्रकार से पूरे पाठ में प्रत्येक पद का शीर्षक रहेगा। अर्थ, व्याख्या, संदर्भ, इसके बाद व्याख्या। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश। आकाश में और पृथ्वी में स्वच्छ चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती मानो हरित तृणों की नोकों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह पृथ्वी भी, यह प्रकृति हरित हरे हरे घास की नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। धरती, ये पृथ्वी हरे हरे घास की नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु माने वृक्ष। तरु वृक्ष भी मंद पवन धीरे धीरे चलने वाली हवा के झोंकों से वो भी मानो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इस पद्य में जब श्री राम सीता लक्ष्मण का वनवास हुआ, वो जंगल में गए तो 5 वृक्षों के नीचे उन्होंने कुटिया बनाई जिसका नाम पड़ा पंचवटी। वहीं की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया हुआ है। रात्रि का सुंदर वर्णन है। गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो सुंदर चंद्रमा की किरणें जल में और पृथ्वी में खेल रही हूँ। स्वच्छ चांदनी फैली हुई है पृथ्वी और आकाश में, अंबर आकाश में स्वच्छ चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो ये पृथ्वी भी हरे हरे घास की नोकों से प्रसन्नता प्रकट कर रही हो और वृक्ष भी मंद मंद धीरे धीरे चलने वाली हवा की झोंकों से झूम रहे हों, मानो वो नाच रहे हों। गुप्त जी रात्रि की
सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी जगह खेलती हुई, क्रीड़ा करती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। पृथ्वी और आकाश में चंद्रमा का प्रकाश ऐसे फैला हुआ है जैसे किसी ने धरती पर सफेद चादर बिछा दी हो, और पृथ्वी अपनी प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, हरी हरी घास के नोकों के द्वारा पृथ्वी भी अपना उल्लास प्रकट कर रही हो। वृक्ष भी मंद मंद चलने वाले हवा के झोंकों से हिल रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो प्रसन्नता के कारण नाच रहे हों। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है। रात्रि में लक्ष्मण जी कुटिया के सामने पहरा दे रहे हैं। उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में, 5 वृक्षों की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण माने पत्तों की, कुटीर कुटिया बनी हुई है, और उसके सम्मुख सामने स्वच्छ शिला पर, एक स्वच्छ साफ शिला पत्थर चट्टान पर धीर वीर निर्भीक मना, धैर्यशाली, वीर बहादुर और निडर मन वाला कोई बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर। कवि कहते हैं कि इस समय यह कौन सा धनुषधारी जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, सारा संसार सो रहा है। रात्रि में सारा संसार, सभी जीव विश्राम करते हैं। इस समय यह कौन सा योद्धा धनुष धारण किए हुए, धनुष बाण लिए हुए जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध सा, देखने में तो यह बहुत सुकुमार लग रहा है। यह साक्षात कुसुम आयुध, कुसुम माने पुष्प के, आयुध माने हथियार हैं जिसके, अर्थात साक्षात कामदेव की तरह लग रहा है कि मानो साक्षात कामदेव ही योगी का वेश धारण करके आ गए हों। भोगी कुसुमायुध योगीशा बना दृष्टिगत होता है, मानो कामदेव स्वयं ही योगी का रूप धारण करके यहाँ पर विराजमान हो गए हों। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उसके सामने स्वच्छ शिला पर एक निडर, बहादुर, धैर्य धारण किए हुए कोई बैठा हुआ है। पता नहीं यह कौन सा धनुर्धारी है जो रात्रि में जग रहा है जबकि सारा संसार सो रहा है। यह देखने में बहुत सुकुमार लग रहा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ आ गए हों। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने साफ पत्थर की शिला पर कोई धनुष धारण किए हुए धैर्यशाली, वीर तथा निडर मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, जग रहा है, जबकि सारा संसार रात को सोया हुआ है और यह धनुषधारी
तपस्वियों जैसा भेष बनाए, ऐसा सुंदर लग रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाला कामदेव ही योगी का रूप धारण करके यहाँ बैठा हुआ हो। अगला, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। अब कवि कल्पना करता है, सोचता है कि ऐसा कौन सा व्रत है, नियम है, जिसमें ये धनुषधारी वीर निद्रा को, नींद को त्याग करके बैठा हुआ है। ऐसा कौन सा व्रत है, इसने ऐसा कौन सा व्रत धारण किया है कि यह नींद को, निद्रा को छोड़ करके यहाँ पर आसन लगाए हुए बैठा हुआ है। देखने में तो यह राजभोग के चिन्ह इसमें दिखाई दे रहे हैं, राजभोग के योग्य है, लेकिन विपिन माने जंगल में आज वैराग्य धारण किए हुए बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी, प्रहरी माने पहरेदार। यह जिस कुटिया का पहरेदार बना है, जिस कुटिया का पहरा दे रहा है, उस कुटीर में, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, जिस कुटिया की यह पहरेदारी कर रहा है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इसका तन है, मन है, जीवन है। अपना शरीर, अपना मन और जीवन सभी कुछ अर्पण किए हुए यह बैठा हुआ है, जाग रहा है। ऐसा कौन सा धन इस कुटिया में है जिसकी रक्षा में ये लगा हुआ है। यह धनुषधारी वीर कौन सा कठिन व्रत कर रहा है, यह प्रश्न बार बार कवि के मन में उठ रहा है कि यह अपनी नींद को त्याग करके इस रात में यहाँ क्यों बैठा हुआ है, जग रहा है। यह तो राजभवन के सुख पाने योग्य है, पता नहीं वैराग्य धारण करके वन में क्यों बैठा हुआ है। कवि कहता है कि जिस कुटिया का ये पहरा दे रहा है, उस कुटिया में ऐसा क्या धन रखा हुआ है। मेरी जिज्ञासा बार बार हो रही है, मैं बार बार सोच रहा हूँ कि इस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा में अपना तन, मन, जीवन सभी कुछ लगा कर रखा हुआ है। मर्त्य लोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जाई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर नो प्रहरी, बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। फिर कवि कहते हैं कि तीनों लोकों की महारानी सीता मर्त्यलोक, इस मृत्युलोक की मालिन्य को, गरीबी को दूर करने के लिए, मर्त्यलोक का मालिन्य मेटने, मृत्युलोक की मलिनता को, गरीबी को दूर करने के लिए जो अपने स्वामी के, पति के संग माने साथ आई हुई हैं, जिन्होंने इस कुटिया को अपनाया है, अर्थात
महारानी सीता जो साक्षात लक्ष्मी है, उन्होंने इस कुटिया में निवास किया हुआ है। मर्त्यलोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मृत्युलोक के लोगों के सांसारिक कष्टों को समाप्त करने के लिए जो अपने स्वामी श्री राम के साथ आई हुई हैं, अर्थात सीता जी आई हुई हैं, वो तीन लोक की लक्ष्मी ने, वो तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी स्वरूप हैं, लक्ष्मी हैं। उन्होंने आज इस कुटिया में निवास किया है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया अपनाई है, वो साक्षात तीनों लोकों की लक्ष्मी है। उन्होंने आज इस कुटिया में डेरा डाला हुआ है, इस कुटिया में निवास किया है। वीर वंश की लाज ही है, फिर क्यों न हो प्रहरी। वीर वंश, यह रघुवंश जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उसकी मर्यादा है, लज्जा है। फिर वीर क्यों पहरेदारी न करे, अर्थात पहरेदारी करना आवश्यक है। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। यह जो स्थान है, देश है, वो विजन है, जन माने मनुष्यों से रहित है, निर्जन है, विजन है। और निशा, रात्रि अभी बहुत बाकी है, रात्रि बहुत शेष है, और रात्रि में निशाचरों की, राक्षसों की माया का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए वीर वंश का, बहादुरों का यही कर्तव्य है कि उसको पहरेदारी करना चाहिए। राष्ट्र कवि श्री गुप्त जी कहते हैं कि तीनों लोकों की महारानी सीता जी ने इस कुटिया को अपनाया है। वह अपने स्वामी के साथ मृत्युलोक वासियों के कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आई हुई हैं। और यह पंचवटी स्थान निर्जन है, लोगों से रहित है, और रात्रि समाप्ति होने पर अभी बहुत समय है, निशा शेष है, रात्रि अभी बहुत शेष है, और रात्रि में राक्षसों का माया जाल फैला होता है। इसलिए इस कुटिया में रहने वाली सीता वीर वंश की मर्यादा है, लज्जा है। इसलिए इस कुटीर का पहरेदार भी वीर ही होना चाहिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कितने सुंदर चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, और रात्रि का जो वातावरण है निस्तब्ध है, शांत वातावरण है। चांदनी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दूर दूर तक चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है, जिससे कि बहुत दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। और रात्रि में निस्तब्धता अर्थात सन्नाटा छाया हुआ है, रात्रि सन्नाटे से भरी हुई है। स्वच्छंद सुमंद गंध बह, और स्वच्छंद गति से हवा चल रही है, स्वतंत्र चाल से, स्वच्छंद गति से यह हवा मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही है। निरानंद है कौन दिशा, निरानंद अर्थात ऐसी कौन सी दिशा है जिसमें इस समय आनंद की अनुभूति न हो, अर्थात
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। कवि कहता है कि जब सारा संसार सोया हुआ है तब भी यह प्रकृति रूपी जो नटी नायिका है उसके कार्य चल रहे हैं। अर्थात प्रकृति अपना कार्य लगातार हमेशा करती रहती है। ये जो नियत रूपी नटी है, नायिका है, इसके कार्यकलाप संपन्न होते रहते हैं। लेकिन कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत भाव से और चुपचाप उसके कार्य चल रहे हैं। उसके कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं हो रही है। नियत रूपी जो नटी नायिका है वो अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति से संपन्न कर रही है। वो अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन किए जा रही है। बिखेर देती है वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि रात्रि में सबके सो जाने पर यह पृथ्वी चारों ओर ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, बिखेर देती है। वसुंधरा माने पृथ्वी, मोती सबके सो जाने पर यह पृथ्वी चारों तरफ ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है, फैला देती है। अर्थात ओस के जो बूंदें हैं घास में पड़ी हुई हैं वो मोतियों के समान लग रही हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और जब प्रातः काल होता है तो सूर्य निकलता है और सूर्य सब उनको बटोर लेता है, अर्थात एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अर्थात सूर्य के निकलने से वो ओस की बूंदें सूख जाती हैं। तो तात्पर्य यह है, ऐसा लगता है मानो सूर्य प्रातः काल होने पर उन ओस रूपी मोतियों को एकत्र करके और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विराम देने वाली संध्या को वो सारे मोती दे जाता है। सूर्य आराम के बदले में मोती संध्या को, शाम को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है, जिससे संध्या का श्यामला शरीर इन मोतियों से सजा सजा दिखता है और उसका नया सौंदर्य झलकता रहता है। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि रात्रि में सबके सो जाने पर यह पृथ्वी चारों ओर ओस रूपी मोतियों को फैला देती है, अर्थात ओस रूपी बूंदी मोतियों के समान लगती हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने अपनी झोली से मोती फैला दिए हों। इसके बाद रात्रि समाप्त होने पर जब प्रातः काल होता है और सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य उदय होता है, तो वह उन मोतियों को बटोर करके गोदी में भर लेता है। तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होते ही सूर्य के प्रकाश से वो मोतियां सूख जाती हैं और मानो सूर्य आराम के बदले में उस संध्या को वो सारे मोती दे जाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से
हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल, सीधी और तरल, हिलती डुलती हुई, जिन तुहिन माने ओस की कणों से यह धरती हंसती हुई और प्रसन्न चित्त दिखाई देती है। अति आत्मीया प्रकृति, अत्यंत आत्मीय प्रकृति, उन्हीं के साथ आत्मीयता के कारण मानो हमारे दुख दर्द में हमारी सहभागिता प्रकट कर रही हो। लेकिन यह प्रकृति हमारी अनजानी भूलों, अनजानी जो अज्ञानता में हम भूल करते हैं, उसमें भी हमको आदय बिना दया के हमको दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा, जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनको बच्चों की तरह सदैव दया के भाव से उनकी सेवा करती है। कभी श्री